नहीं। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट। चैप्टर 12 है पीएम बॉक का। अ, इसको हम थोड़ा तेज़ी से पढ़ेंगे क्योंकि प्रोक्योरमेंट का काफ़ी डिटेल में आपने पिछले सेमेस्टर में काम कर लिया था। अ, उसके अंदर आपने असाइनमेंट्स भी की थी और ये भी देखा था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, स्पेशली कंस्ट्रक्शन के हवाले से पीईसी के जो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स हैं और जो प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके अंदर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट या रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल या कॉन्ट्रैक्टर के लिए जो प्रपोजल बनाने के डॉक्यूमेंट्स हैं, बिडिंग डॉक्यूमेंट जिनको कहेंगे, या उससे पहले प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, ये सारे आपने पहले से देख लिए हुए। यहाँ पे सिर्फ उनकी थ्योरी देखेंगे थोड़ी सी, अ, उसकी जो पर्पस है कि क्यों वो डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं या क्यों प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस जो है वो करना ज़रूरी है। और जब भी प्रोक्योरमेंट की बात आती है, ये भी आप के जहन में होना चाहिए कि जब प्रोक्योरमेंट होगी तो इसका मतलब है कि आपने किसी दूसरे इंडिविजुअल से या ऑर्गेनाइजेशन से, कंपनी से, किसी भी एंटिटी से आपने गुड्स या सर्विसेज प्रोक्योर करनी है, लेनी है, ख़रीदनी है। प्रोजेक्ट टीम के बाहर से आप कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं या कोई सर्विस ले रहे हैं जिसके बदले में ज़ाहिर आप उनको कुछ ना कुछ पे करेंगे, चाहे वो पैसों की फॉर्म में हो या रिटर्न सर्विस की फॉर्म में हो। तो यहाँ पे आपके जहन में ये भी होगा कि जब आप किसी से कोई भी डील कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट भी साथ ही साथ चलेगा, यानी उनके साथ आप एग्रीमेंट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का फ़र्क भी आपको पहले से ही पता है कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और जब आप प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट की बात करेंगे तो आपके जहन में होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट भी साथ साथ चलेगी। वैसे इनका फ़र्क आपको पता ही होना चाहिए कि प्रोक्योरमेंट का मतलब है किसी से कोई चीज़ प्रोक्योर करना, ख़रीदना, लेना, कोई सर्विसेज उनसे एक्वायर करना। और जबकि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि आपने उनके साथ कोई रिटर्न एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल एट लॉ कर ली है, जिसकी रूह से आप कोई भी चीज़ प्रोक्योर कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि क्या क्या इसके अंदर होता है कि प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट इंक्लूड्स द प्रोसेसेस नेसेसरी टू परचेज और रिक्वायर प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और रिजल्ट्स नीडेड फ्रॉम आउटसाइड द प्रोजेक्ट टीम। कि प्रोजेक्ट टीम के बाहर से आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए, कोई सर्विस चाहिए या कोई आपको आउटकम चाहिए, तो आप वो बाहर से ख़रीदते हैं या एक्वायर करते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी ईदर द बायर और सेलर ऑफ द प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और रिजल्ट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट। कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो बायर या सेलर हो सकती है। आप जो है वो अ, उससे या तो बेच रहे होंगे या उससे ख़रीद रहे होंगे। Project procurement management includes the contract management and change control processes required to develop and administer contracts or purchase orders issued by authorized project team members। कि जो प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट है ये क्या, इसके अंदर एक और क्या इंक्लूड होगा? कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट इंक्लूड होगी, चेंज कंट्रोल प्रोसेसेस कि जो भी आपने बाद में कोई चेंजेस करनी है उसको कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, वो सारे प्रोसेसेस इसके अंदर इंक्लूड होंगे। यानी कोई भी चीज़ आपको हो सकता है कि पहले ना चाहिए हो, बाद में चाहिए हो, तो कोई चेंज लॉग वगैरह बनता जाएगा, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। और ऑथराइज्ड प्रोजेक्ट टीम मेंबर जो हैं उनसे इशू की हुई बात ही होगी, तो ऑब्वियसली अनऑथराइज तो कोई भी चीज़ नहीं होगी इस प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट में। It also includes controlling any contract issued by an outside organization, the buyer, that is acquiring deliverables from the project from the performing organization, the seller, and administering contractual obligations placed on the project team by the contract। दो टर्म्स आपके जहन में आ गई, द बायर एंड द सेलर। बायर का मतलब है जो चीज़ ख़रीद रहा है, जो कि नॉर्मली हम समझते हैं कि हम हैं, एज प्रोजेक्ट टीम हम समझते हैं कि हम बायर हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है। और दूसरा है सेलर, जो आपको वो सर्विसेज दे रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई स्टेशनरी लेनी है बहुत बल्क क्वांटिटी में, आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसके लिए स्टेशनरी लेनी है, तो हो सकता है कि आप किसी एक सेलर से वो चीज़ ले रहे हो। और जब आप उसको प्रोक्योरमेंट के प्रॉपर प्रोटोकॉल्स में करेंगे तो ज़ाहिर कॉन्ट्रैक्ट भी करेंगे, और उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो इश्यूज आएंगे वो भी डिस्कस होंगे, और यानी कॉन्ट्रैक्ट को कंट्रोल किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट को कंट्रोल करने का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कमेंस हो गया हुआ है, स्टार्ट हो गया हुआ है। अब उसके अंदर जो भी कोई इश्यूज आ रहे हैं, कोई डिस्कशन करने की ज़रूरत पड़ रही है, कोई चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ रही है, या कोई
चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप उसको डिस्कस करते हैं। इसका मतलब है कंट्रोलिंग कॉन्ट्रैक्ट। ये उसी तरह ही जिस तरह आपने किसी प्रोजेक्ट को कंट्रोल करना होता है कि वो प्रोजेक्ट जब चल रहा होता है तो उसके अंदर जो भी इश्यूज आ रहे होते हैं आप उसको कंट्रोल करते हैं। यानी इसकी जो भी मैनेजमेंट के प्रोसेसेस हैं आप उनको एक गाड़ी की एग्जांपल ले सकते हैं कि गाड़ी जो है आप पहले उसकी चलाने से पहले उसको देखते हैं कि ये चल सकती है या नहीं, इसका इंजन चेक करेंगे, पानी रेडिएटर वगैरह सारा कुछ चेक करेंगे और फिर आप उसको प्लान करेंगे कि इस हालत में मैं इसको कहाँ तक लेके जा सकता हूँ और मैं कहाँ कहाँ स्टॉप करूँगा और सारा प्लान आप बनाएंगे। तो यानी पहले जो प्रोसेस है वो आपको समझ आ रहे हैं कि आप उसको सबसे पहले समझते हैं, फिर आप उसको प्लान करते हैं, फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करने का मतलब है कि अब आप गाड़ी को अपने सफ़र पे लेके चल पड़े। तो अब सफ़र पे चलते हुए कोई इशू आ जाता है जो आपने प्लान किया था उससे थोड़ा सा डेविएशन हो रही है, तो फिर आपने उसको कैसे कंट्रोल करना है, तो वो कंट्रोलिंग का फेज़ है। और एंड पे जब आप पहुंच जाएंगे तो वो जो है वो क्लोज़ हो जाएगा, आपका सफ़र जो है वो क्लोज़ हो जाएगा। तो इसी तरह मैनेजमेंट का कोई प्रोसेस है या इस कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कोई प्रोसेस है वो भी इसी तरह ही चलता है कि आप पहले कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, उसके अंदर जो सारी चीज़ें आप फोरसी कर सकते हैं वो सारी उसके अंदर डालते हैं और फिर आप उसको चलाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्टर हो रहा होता है तो फिर उसके अंदर कोई इश्यूज आते हैं तो आप उसको कंट्रोल करते हैं। तो इन पैराग्राफ से जो समझ आ रही है बात वो ये है कि प्रोक्योरमेंट और कॉन्ट्रैक्ट साथ साथ चलते हैं। अब यहाँ पे जिस तरह आपने पहले पढ़े हैं पीएम बॉक के जितने भी चैप्टर्स, उसी तरह यहाँ पे भी उन्होंने प्रोसेसेस जो है वो लिस्ट डाउन कर दिए हैं कि सबसे पहले आप प्लान करेंगे, प्लान प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट, फिर आप कंडक्ट करेंगे प्रोक्योरमेंट, यानी असल में प्रोक्योरमेंट जो भी आपने चीज़ ख़रीदनी है या बेचनी है प्रोक्योरमेंट करेंगे वो, और कंट्रोल करेंगे प्रोक्योरमेंट के जो भी इसके अंदर इश्यूज आ रहे हैं, जो बायर्स और सेलर्स के आपस में रिलेशनशिप हैं, जो उनकी रिलेशनशिप की वजह से कोई चेंजेस आ रही हैं, कोई करेक्शंस आ रही हैं जहाँ ज़रूरी हैं, वो कंट्रोल प्रोक्योरमेंट में आएगा। और फिर एंड पे आप जब प्रोक्योरमेंट कर लेंगे तो क्लोज प्रोक्योरमेंट हो जाएगा। तो यही सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे उसी तरह लिखी हुई हैं जैसे पिछले जो चैप्टर्स आपने पढ़े हैं उनमें लिखी हुई थी। तो ये आप डिटेल में खुद देखेंगे क्योंकि इसके अंदर से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो 4 फेजेस हो गए: प्लान प्रोक्योरमेंट, कंडक्ट प्रोक्योरमेंट, कंट्रोल प्रोक्योरमेंट एंड क्लोज प्रोक्योरमेंट। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि द प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व्स एग्रीमेंट्स इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर लीगल डॉक्यूमेंट्स बिटवीन अ बायर एंड अ सेलर। ये भी आपको पता है पहले से ही, पहले आप पढ़ चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट रिप्रेजेंट्स अ म्यूचुअली बाइंडिंग एग्रीमेंट दैट ऑब्लिगेट्स द सेलर टू प्रोवाइड समथिंग ऑफ वैल्यू, जो कि स्पेसिफाइड प्रोडक्ट सर्विस या रिजल्ट हो सकता है कि जो एक सेलर जो है वो देगा बायर को, एंड ऑब्लिगेट्स द बायर टू प्रोवाइड मॉनेटरी और अदर वैल्यूएबल कंपनसेशन। तो कॉन्ट्रैक्ट या जो म्यूचुअली बाइंडिंग एग्रीमेंट है उसका क्या काम है कि वो मजबूर करता है, वो जो है वो श्योर करवाता है कि जो सेलर है वो स्पेसिफाइड प्रोडक्ट सर्विस या रिजल्ट जो है वो देगा और उसके बदले जो बायर है वो पैसे देगा या कोई भी कंपनसेशन किसी भी सूरत में वो देगा जो कि डिसाइडेड होगी। अगर ये एग्रीमेंट नहीं होगा तो तो फिर तो कुछ भी खुला है, फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस है। तो इसलिए यहाँ पे एग्रीमेंट जो है वो फेयर मींस प्रोवाइड करता बायर और सेलर्स के दरमियान रिलेशनशिप को। एग्रीमेंट कैन बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स एंड मे रिफ्लेक्ट द सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द डिलीवरेबल्स और रिक्वायर्ड एफर्ट, कि जितना ज़रूरी काम होगा या जितना कॉम्प्लेक्स काम होगा उसी के मुताबिक एग्रीमेंट भी जो है वो सिंपल या कॉम्प्लेक्स हो सकता है। कोई छोटी सी चीज़ आपने लेनी है तो सिंपल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, हो सकता है एक पर्ची पे ही काम हो जाए कि जनाब ये रेट लगा था, आप कोई चीज़ वापस या तब्दीली होगी तो इस रेट पे हो जाएगी। और अगर कॉम्प्लिकेटेड होगा, कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म की चीज़ें आपने प्रोक्योर की हैं, उसके अंदर स्पेसिफिकेशन जो हैं वो बड़े डिटेल में मेंशन होंगी, तो उसी के लिहाज से कॉन्ट्रैक्ट भी कॉम्प्लेक्स होगा। ये जो प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, वो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें बायर जो है वो ले रहा है सेलर से वो होंगी, मेंशन होंगी। और ये बताया गया कि जो प्रोजेक्ट टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी प्रोक्योरमेंट के प्रोसेसेस हैं उसके अंदर जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी की जाए। ये ना हो कि एक चीज़ पूरी हो गई तो आपने ध्यान नहीं दिया था पहले, आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं हुई, फिर आपको एक और प्रोक्योरमेंट प्रोसेस करना पड़े। तो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस जो हैं वो अगर एक जगह से सारी चीज़ें आ सकती हैं तो वो उसी तरह ही होनी चाहिए
यानी प्रॉपर वर्किंग करके होमवर्क करके फिर काम होने चाहिए। और जो डॉक्यूमेंट पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स हैं वो भी जिस तरह ऑर्गेनाइजेशंस ने बनाए होते हैं वो अच्छी तरह से डिफ़ाइन होने चाहिए और उनको प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए। जो भी प्रोसेसेस हैं कि ये चीज़ यहाँ से साइन होगी वहाँ से साइन होगी, वो सारी होना ज़रूरी है। और जो भी प्रोजेक्ट टीम है उसको ये पता होना चाहिए कि ये प्रोसेस जो है वो कैसे होगा। Although all project documents may be subject to some form of review and approval, the legally binding nature of a contract or agreement usually means it will be subjected to a more extensive approval process। कि जब लीगली बाइंडिंग होगा तो अप्रूवल प्रोसेस जो है वो ज़्यादा ध्यान से करना पड़ेगा। इन ऑल केसेस द प्राइमरी फोकस ऑफ द रिव्यू एंड अप्रूवल प्रोसेस इज टू इंश्योर दैट द कॉन्ट्रैक्ट लैंग्वेज डिस्क्राइब्स द प्रोडक्ट सर्विसेज और रिजल्ट्स दैट विल सेटिस्फाई द आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट नीड्स। ठीक है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उसका पर्पस, मेन पर्पस जो है वो यही होना चाहिए कि जो भी प्रोजेक्ट की नीड है जिसके लिए प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं वो फुलफिल हो जाए। The project management team may seek support in early phases from specialists in contracting, purchasing, law, and technical disciplines. Such involvement can be mandated by an organization's policies। कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम है उनको इन लोगों से यानी कॉन्ट्रैक्ट के लोगों से, परचेज के लोगों से, लॉयर से और टेक्निकल डिसिप्लिन के लोगों से जो है सपोर्ट लेनी पड़ सकती है। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ये कंपलसरी भी हो सकता है कि आपने ये पॉलिसी फॉलो करनी है या कि आपने कंसल्टेशन करनी है। The various activities involved in the project procurement management process is from the life cycle of an agreement. By actively managing the agreement life cycle and carefully wording the terms and conditions of a procurement, some identifiable project risks may be shared or transferred to a seller। Entering into an agreement for products or services is one method of allocating the responsibility for managing or sharing potential risks। कि जब यहाँ पे उसने यही बताया कि आपके जो प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट के जो प्रोसेसेस हैं उसके बदल एंड पे आप एक एग्रीमेंट बनाते हैं और उन सारी एक्टिविटीज़ को जब आप फॉलो करते हैं तो आपको पता चलता है कि कहाँ पे क्या क्या रिस्क जो हैं वो आ सकते हैं। और वो रिस्क जो है वो आप बेसिकली ट्रांसफ़र करते हैं सेलर को, क्योंकि हो सकता है कि वो काम अगर आप खुद करें तो वो आप रिस्क को बढ़ाएगा। तो आप वो रिस्क जो है वो शेयर करते हैं उसके साथ जिसके साथ आप कोई चीज़ ख़रीदने लगे हैं। और इस तरह प्रोक्योरमेंट का जो प्रोसेस है वो पोटेंशियल रिस्क को शेयर करने का या मैनेज करने का भी एक तरीका है। और लेकिन जाहिर सी बात है कि ये अगर सही होगी प्रोक्योरमेंट तो आपका रिस्क कम होगा या शेयर होगा। अगर प्रोक्योरमेंट ही गलत हो जाएगी तो फिर रिस्क जो है वो कम होने की बजाय मज़ीद बढ़ जाएगा। A complex project may involve managing multiple contracts or subcontracts simultaneously or in sequence। कि जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, डिफरेंट पार्टीज इन्वॉल्व होंगी। इन सच केसेस ईच कॉन्ट्रैक्ट लाइफ साइकिल में एंड ड्यूरिंग एनी फेज ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। कि एक प्रोजेक्ट चल रहा है लेकिन बीच में कुछ डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो अपनी लाइफ साइकिल उनका ख़त्म होता जा रहा है। यानी कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो हैं अर्ली फेज़ में ख़त्म हो सकते हैं, कुछ बाद में शुरू होकर बाद में ख़त्म हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम जो है वो हर वक्त बिजी रहेगी अगर इस तरह के कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स हैं तो। द बायर सेलर रिलेशनशिप में एग्जिस्ट एट मैनी लेवल्स ऑन एनी वन प्रोजेक्ट एंड बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनल टू एंड एक्सटर्नल टू दी एक्वायरिंग ऑर्गेनाइजेशंस के। जब प्रोजेक्ट के अंदर ही बहुत सी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस शुरू या ख़त्म हो रहे हैं तो जो बायर और सेलर रिलेशनशिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके अंदर ये भी देखा जाएगा कि जो बायर जो है और बायर सेलर रिलेशनशिप जो है विद इन ऑर्गेनाइजेशन है या आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशंस भी है, बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस भी है। और कितनी तरह के बायर सेलर जो डुओज हैं वो बन सकते हैं, यानी एक बायर के कई सेलर्स भी हो सकते हैं और कई जगहों पे एक दो सेलर से भी काम चलाया जा सकता है। Depending on this application area, the seller may be identified as a contractor, subcontractor, vendor, service provider और supplier। ये कुछ टाइप्स आ गई हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्टर, आपने कोई काम करवाना है तो किसी ठेकेदार से, किसी कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी से आप करवा सकते हैं। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं तो आप कोई सब कॉन्ट्रैक्टर हायर कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आपने प्रोक्योरमेंट की फॉर सब कॉन्ट्रैक्टर, आप उसको पैसे देंगे वो आपका काम करेगा। वेंडर है कि वेंडर का मतलब है कि वो आपको कोई इक्विपमेंट प्रोवाइड करेगा, चाहे वो
अगर आप कंस्ट्रक्शन के बारे से बात करें तो मटेरियल हो सकता है, कोई कोई मशीनरी हो सकती है, तो वो वेंडर उसके साथ आप प्रोक्योरमेंट करेंगे। सर्विस प्रोवाइडर है, कोई भी सर्विस उसने देनी है, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेट की सर्विस है या इस तरह आईटी रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं, सर्विस प्रोवाइडर आएगा। कंसल्टेंसी सर्विसेज भी वो किसी से आप ले सकते हैं अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के हवाले से बात करें। या सप्लायर है, वो किसी भी चीज़ का सप्लायर हो सकता है, उसमें मैन पावर या कोई भी चीज़ आ सकती है। डिपेंडिंग ऑन द बायर्स पोजीशन इन द प्रोजेक्ट एक्विजिशन साइकिल, द बायर मे बी कॉल्ड अ क्लाइंट, कस्टमर, प्राइम कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर, एक्वायरिंग ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस रिक्वेस्टर और परचेजर। के जिस तरह सेलर के कई नाम हो सकते हैं उस तरह बायर के भी कई नाम हो सकते हैं। क्लाइंट कह सकते हैं उसको, कस्टमर कह सकते हैं, प्राइम कॉन्ट्रैक्टर कह सकते हैं अगर वो सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो, यानी उसको कोई सब कॉन्ट्रैक्टर चाहिए तो वो प्राइम कॉन्ट्रैक्टर हो जाएगा। एक्वायरिंग ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस रिक्वेस्टर, परचेजर एक्सेट्रा, ये सारे नाम जो हैं वो बायर के हो सकते हैं। The seller can be viewed during the contract life cycle first as a bidder, then as the selected source and then as the contracted supplier or vendor। ये तो प्रोसेस आपने पढ़ा ही हुआ है कि सेलर किस तरह बनेगा। सेलर बेसिकली जब आपने अभी उसको हायर नहीं किया उस काम के लिए कि जो आपने प्रोक्योरमेंट करनी है, तो तब तक वो बिडर है, वो बिड कर सकता है कि मुझे ये काम दे दें। आपने कोई काम करवाना है, आप उसके लिए बहुत सी पार्टीज़ को इन्वॉल्व करते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी बिड जमा कराएं। तो जो जो जमा करा रहा है वो बिडर है। फिर उनके अंदर से जो सिलेक्ट हो जाएगा वो सिलेक्टेड सोर्स होगा, वो वो विनर होगा। प्रोजेक्ट जिसको अवार्ड किया जाएगा वो होगा, और जब उसको प्रोजेक्ट अवार्ड कर दिया जाएगा, उसको प्रोक्योरमेंट का काम जो है वो दे दिया जाएगा, तो वो कॉन्ट्रैक्टेड सप्लायर या वेंडर बन जाएगा। तो ये डिफरेंट फेजेस में सेलर जो है वो डिफरेंट रोल प्ले कर रहा होगा। The seller will typically manage the work as a project if the acquisition is not just for shelf material goods or common products। कि जो सेलर है वो काम को टिपिकली मैनेज करेगा अगर उसने सिर्फ सिंपल चीज़ें प्रोवाइड नहीं करनी, उसने कोई काम भी करना है, जैसे सब कॉन्ट्रैक्टर के केस में। तो उस केस में क्या होगा, द बायर बिकम्स द कस्टमर एंड इज दस अ की प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर फॉर द सेलर। कि जो बायर है वो अब उसका कस्टमर बन गया, और वो प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स में से एक की स्टेक होल्डर है। The seller's project management team is concerned with all the processes of project management, not only with those of this knowledge area। कि जो काम कर रहा है, जैसे एग्जांपल सब कॉन्ट्रैक्टर की ले लें, तो वो काफ़ी जो प्रोसेसेस हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के उस प्रोजेक्ट के लिए, उनके साथ भी उसका कंसर्न बन जाएगा। जैसे एक सब कॉन्ट्रैक्टर है, उसको कोई चीज़ अगर डिलीवरेबल चाहिए, उसको फॉर एग्जांपल हायर किया गया सुपर स्ट्रक्चर के लिए, तो सुपर स्ट्रक्चर वो तभी कर सकता है जब उसको सब स्ट्रक्चर के सारे काम जो है वो मुकम्मल मिलेंगे। तो इसका मतलब है कि उसका कंसर्न जो है वो उधर भी आ गया। और फिर है कि टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिकम की इनपुट्स टू मैनी ऑफ द सेलर्स मैनेजमेंट प्रोसेसेस। द कॉन्ट्रैक्ट कैन एक्चुअली कंटेन द इनपुट्स, फॉर एग्जांपल मेजर डिलीवरेबल्स, की माइलस्टोन्स, कॉस्ट, ऑब्जेक्टिव्स। यानी टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर फिर आप उस तरह की चीज़ें डालते हैं कि जैसे मेजर डिलीवरेबल है, जैसे मैंने एग्जांपल दी कि उसने काम करना है सुपर स्ट्रक्चर का, लेकिन उसको सब स्ट्रक्चर मिलेगा, तो फिर तो सब स्ट्रक्चर को वो मेजर डिलीवरेबल्स में या की माइलस्टोन्स के अंदर इनपुट करेगा। अब ये कह रहा है कि इन दिस सेक्शन इट इज अज्यूम्ड दैट द बायर ऑफ एन आइटम फॉर द प्रोजेक्ट इज असाइंड टू द प्रोजेक्ट टीम एंड दैट द सेलर इज ऑर्गेनाइजेशनली एक्सटर्नल टू द प्रोजेक्ट टीम। ये अज्यूम किया जाएगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता। लेकिन इस सेक्शन को स्टडी करने के लिए ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो बायर है वो प्रोजेक्ट टीम का मेंबर है या प्रोजेक्ट टीम है, और जो सेलर है जिससे चीज़ रिक्वायर करनी है वो प्रोजेक्ट टीम के बाहर से है। It is also assumed that a formal contractual relationship will be developed and exist between the buyer and the seller। कि जो contractual relationship है वो buyer और seller के दरमियान हो गया हुआ, ये भी assume किया गया। However, most of the discussion in this section is equally applicable to non-contractual work entered into with other units of the project team's organization। अब आ गया प्लान प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट। इसको मैं थोड़ा सा तेज़ पढ़ूंगा, आपने खुद ही इसको पढ़ना है। इसके अंदर जो चीज़ें नई हैं वो इस फ्लो चार्ट के अंदर भी आपको मिल जाएंगी, लेकिन हम यहाँ पे इनपुट्स में जाके देखते हैं कि क्या क्या इनपुट
प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट स्टेटमेंट, डब्ल्यू बी एस डिक्शनरी, ये चीज़ें वो हैं जो बेसिकली इनिशिएटिंग और प्लानिंग के अंदर आती हैं। तो उसके अंदर आप डिस्कस कर रहे होते हैं, आप फाइनलाइज कर रहे होते हैं कि आपका स्कोप क्या होगा, किस तरह काम करना है, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ क्या होगी, जिसकी वजह से WBS बनता है। तो जब वो बनेगा तो फिर ही आपको पता चलेगा कि कौन सा काम जो है वो आपने खुद करना है, कौन सा काम बाहर से होगा। रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंटेशन, कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आपने डॉक्यूमेंट करना है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स दैट इज़ कंसिडर्ड ड्यूरिंग प्लानिंग फॉर प्रोक्योरमेंट्स, यानी जब आप प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर आपने देखना है कि आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और उन रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए प्रोक्योरमेंट कहाँ करनी पड़ेगी और कहाँ नहीं करनी पड़ेगी, वो सारा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो ये इनपुट्स के अंदर आएगा। Requirements with contractual and legal implications that may include health, safety, security, performance, environmental, insurance, intellectual property rights, equal employment opportunity, licenses and permits, all of which are considered when planning for procurement। कि जब आपने procurement करनी है तो इनके अंदर से कौन कौन सी चीज़ें जो हैं उनको आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ज़ाहिर है छोटे प्रोजेक्ट के लिए इन सारी चीज़ों में से बहुत कम चीज़ें यूज़ होंगी, लेकिन जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर आप ये सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे। जैसे लाइसेंसेस और परमिट्स, ये देखना पड़ेगा कि ये बायर ने लेने हैं या सेलर ने लेने हैं, तो ये सारा आप पहले डिस्कस करेंगे आपस में, तो फिर ही आप प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के अंदर उसको इंक्लूड करेंगे। और इसी तरह बाकी सारी चीज़ें की हेल्थ, सेफ्टी, इन्वायरमेंटल वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आप जब चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे तो उसके अंदर आपने ये देखना कि प्रोक्योरमेंट के वक्त इनमें से कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करनी है और कौन सी नहीं। आगे रिस्क रजिस्टर, कि जब आपने प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट का काम किया होगा तो आप रिस्क रजिस्टर बनाएंगे, और आपको पता होगा कि जब आपने प्रोक्योरमेंट करनी है तो कौन कौन से रिस्क हैं जिनको शेयर करना है। एक्टिविटी रिसोर्स रिक्वायरमेंट, के कौन कौन से रिसोर्स जो हैं वो प्रोजेक्ट के ऊपर लगेंगे या लगने चाहिए, कौन से आपके पास हैं, कौन से आपके पास नहीं है, जिनके लिए आपको प्रोक्योरमेंट करनी पड़ेगी। तो वो सारा डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। प्रोजेक्ट शेड्यूल ज़ाहिर है पता होगा तो फिर ही आप प्रोक्योरमेंट करेंगे। एक्टिविटी कॉस्ट एस्टिमेट्स, WBS जब करेंगे तो उसके बाद कॉस्ट एस्टिमेट भी आप निकाल के रखेंगे। और स्टेक होल्डर रजिस्टर, स्टेक होल्डर रजिस्टर के अंदर आपने अगर प्रोक्योरमेंट का प्लानिंग कर रहे हैं, यानी आपको लगता है कि प्रोक्योरमेंट करनी पड़ेगी, तो आप स्टेक होल्डर रजिस्टर जो है वो उसके अंदर स्टेक होल्डर्स के की लिस्ट में पोटेंशियल जो सेलर्स हैं उनको भी आप डालेंगे। और एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स, प्रोक्योरमेंट करते हुए आप देखेंगे कि जो जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कैसा मार्केट प्लेस कैसी है, कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं जो आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे, कौन कौन सी नहीं हैं, कोई नई बनानी पड़ेंगी। ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो आप ध्यान में रखेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स, क्या आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के कैसे आपके पॉलिसीज़ हैं, क्या प्रोसेसेस हैं, वो सारे उसके मुताबिक ही आप प्रोक्योरमेंट करेंगे। क्योंकि आपकी अगर मल्टीनेशनल कंपनी है तो हो सकता है कि आप बहुत छोटे जो वेंडर्स या सप्लायर्स हैं उनसे आप प्रोक्योरमेंट ना करवाएं, आप किसी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन वाले वेंडर से काम करवाएं। तो ये आपके अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो पॉलिसी हो सकती है। अब यहाँ पे टाइप्स शुरू हो गई हैं कॉन्ट्रैक्ट की, कि ऑल लीगल कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप जनरली फॉल इनटू वन ऑफ टू ब्रॉड फैमिलीज़, कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो दो में से किसी एक ब्रॉड फैमिली में से बिलोंग कर सकते हैं। यानी मेन दो तरह की टाइप्स हैं जिसके अंदर आगे सब कैटेगरीज हो सकती हैं कॉन्ट्रैक्ट्स की। पहला है फिक्स प्राइस और कॉस्ट रीइंबर्सेबल, दूसरा है कॉस्ट रीइंबर्सेबल। फिक्स प्राइस का मतलब है मैं अभी बाकी सारी चीज़ें डिटेल में आपको बताता हूँ, लेकिन मैं आपको हल्का सा बता दूँ। फिक्स प्राइस का मतलब है कि एक तरह से आपने एक काम जो है ना वो किसी को दे दिया है कि ये करना है और इसके तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे। उस काम को देने में आपने स्पेसिफिकेशन बता देनी है कि ये काम इन इन स्पेसिफिकेशन के मुताबिक इस टाइम में हो जाना चाहिए, और जब ये काम इस तरह हो जाएगा तो आपको इतने पैसे मैं दे दूँगा या पहले दे दूँगा जैसे भी। अब वो जो काम करने वाला है वो उसका कितना ख़र्चा होता है कितना नहीं, जब उसने एग्री कर लिया तो उसने वो काम उन्हीं स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक करना है और उसको उतने ही पैसे मिलने हैं। और लेकिन ज़ाहिर है कि इन एक्चुअल
क्लेम्स और वो सारा कुछ करके या प्राइस एडजस्टमेंट लगा के तो वो प्राइस हो जाती है ज़्यादा, लेकिन इसको समझने के लिए सिर्फ ये है कि आपने एक काम करना है और आपको उतने पैसे मिल जाने हैं। जबकि दूसरी तरफ ये है कि कॉस्ट रीइंबर्सेबल का मतलब है कि आपने बता दिया कि ये काम करना है और आपने कहना है कि आपने सारी जो पैसे हैं वो नोट करते जाना है, कितने पैसे लगते हैं, तो आपको उसके मुताबिक रीइंबर्स कर दिए जाएंगे, पैसे उतने वापस कर दिए जाएंगे प्लस प्रॉफिट लगा के। यानी जो भी ऊपर प्रॉफिट जो है वो पहले डिसाइड कर दिया जाएगा और जितना खर्चा हुआ होगा वो पैसे जो है वो मिल जाएंगे। तो ये मेन दो तरह के काम कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो हो सकते हैं। आगे उनकी डिफरेंट टाइप्स हम देखते हैं। थर्ड एक हाइब्रिड टाइप है विच इज़ नॉर्मली नॉट इन यूज़, लेकिन अब यहाँ पे यूज़ शुरू हो गई है। उसका नाम है द टाइम एंड मटेरियल्स कॉन्ट्रैक्ट। टाइम एंड मटेरियल्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि आपने टाइम और मटेरियल्स की कॉस्ट जो है वो आपस में लिंक कर दी है। इसका मतलब है कि आपने जो भी बायर है उसको बता दिया है कि इस टाइम में भी इतना काम होगा तो इतने से पैसे मिलेंगे और ये मटेरियल जो है वो होगा। लेकिन हम इसको आगे जाके देखते हैं डिटेल में कि ये क्या है। द मोर पॉपुलर कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स इन यूज आर डिस्कस्ड बिलो एज डिस्क्रीट टाइप्स, बट इन प्रैक्टिस इट इज़ नॉट अनयूजुअल टू कंबाइन वन और मोर टाइप्स इनटू अ सिंगल प्रोक्योरमेंट। कि ये अलग अलग हम इनको पढ़ने लगे हैं, लेकिन इनको मिला के भी आप सिंगल प्रोक्योरमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स मिला के आप एक कॉन्ट्रैक्ट की टाइप बना सकते हैं और एक ही प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो यूज़ हो सकते हैं। पहला है फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स। दिस कैटेगरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व्स सेटिंग अ फिक्स्ड टोटल प्राइस फॉर अ डिफाइंड प्रोडक्ट, सर्विस और रिजल्ट टू बी प्रोवाइडेड। Fixed price contracts may also incorporate financial incentives for achieving or exceeding selected project objectives, such as scheduled delivery dates, cost, and technical performance, or anything that can be quantified and subsequently measured. जैसा मैंने पहले बताया कि आपने एक डिफाइंड प्रोडक्ट, सर्विस और रिजल्ट के अगेंस्ट आपने एक फ़िक्स प्राइस तय कर ली है और इसके साथ साथ आप उसको कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव भी डाल सकते हैं, जैसे शेड्यूल डिलीवरी डेट, कॉस्ट वगैरह। आपने काम थोड़ा जल्दी कर दिया तो आपको इतना एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, या आपने टेक्निकल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी कर दी है तो आपको इतना एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, या जो भी आप पहले से डिसाइड करके रख लेंगे कॉन्ट्रैक्ट करते हुए कि अगर ये काम होगा तो ये इतने पैसे एक्स्ट्रा मिलेंगे या अगर ये काम ख़राब होगा तो इतने पैसे जो हैं वो कट जाएंगे। Sellers under fixed price contracts are legally obligated to complete such contracts with possible financial damages if they do not। कि जो भी फाइनेंशियल डैमेजेस हैं वो भी उन्होंने कवर करने हैं। फिर अंडर द फिक्स प्राइस अरेंजमेंट बायर्स नीड टू प्रिसाइसली स्पेसिफाई द प्रोडक्ट और सर्विसेज बीइंग प्रोक्योर्ड। कि जब ये वाला कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो जो बायर्स हैं उनको फिर ज़रूरी है कि वो अपना जो भी उनको प्रोडक्ट या सर्विस चाहिए वो एग्जैक्टली स्पेसिफाई करें कि इस तरह की चाहिए, ताकि बाद में ये ना हो कि मैंने तो ऐसे कहा था आपने ऐसे कर दिए तो अब आप कितने पैसे मैं तो नहीं दूंगा। चेंजेस इन स्कोप में बी अकोमोडेटेड बट जनरली विद एन इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। के जब भी कोई स्कोप अगर चेंज करना है तो वो हो जाता है, लेकिन उसके पैसे फिर चेंज हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है वो बढ़ जाती है। आगे है फर्म। ये फिक्स प्राइस के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी आगे डिफरेंट टाइप्स हैं। फर्म फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स FFP। The most commonly used contract type is the FFP, firm fixed price contract. It is favored by most buying organizations because the price for goods is set at the outset and not subject to change unless the scope of work changes। जो बायर्स हैं वो इसको प्रेफर करते हैं क्योंकि एक प्राइस जो है वो सेट हो जाती है और वो चेंज नहीं होगी अनलेस के जो बायर है वो स्कोप चेंज करने का कहे। एनी कॉस्ट इंक्रीज ड्यू टू एडवर्स परफॉर्मेंस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेलर। कि अगर कोई मसला आ गया, कोई काम ख़राब हो गया तो वो सेलर ने ही पे करना, उसके अंदर बायर को नहीं मसला। हु इज़ ऑब्लिगेटेड टू कंप्लीट द एफर्ट। जिसका फ़र्ज़ है, यानी सेलर का फ़र्ज़ है कि वो प्रोडक्ट सर्विस जो है वो पूरी करके दे। अंडर द FFP कॉन्ट्रैक्ट द बायर शुड प्रिसाइसली स्पेसिफाई द प्रोडक्ट सर्विसेज टू बी प्रोक्योर्ड। प्रॉपरली स्पेसिफाई करें और जो भी चेंजेस होंगी वो बायर के लिए कॉस्ट का बढ़ने का सबब होंगी। फिर है फिक्स्ड प्राइस इंसेंटिव फ़ी कॉन्ट्रैक्ट्स। फिक्स प्राइस इंसेंटिव फ़ी। इंसेंटिव का मतलब है कि कोई एक्स्ट्रा आपने उसको बोनस किसी तरह देना।
This fixed price arrangement gives the buyer and seller some flexibility in that it allows for deviation from performance with financial incentives tied to achieving agreed upon metrics. metrics का मतलब है कि जिसके ऊपर आपने मेजर करना है, यानी जैसे ऊपर मैंने एग्जांपल दी कि टाइम अगर जल्दी काम कर लिए तो आपको इतने पैसे एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो ये टाइम जो है वो मैट्रिक है एक, कि इसके ऊपर मेजर किया जाएगा कि काम आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलने हैं कि नहीं मिलने। Typically, such financial incentives are related to cost, schedule or technical performance of the seller। कि कौन कॉस्ट जो है वो अगर आपने बचा ली है तो फिर आपको एक्स्ट्रा पैसे सेलर को दे सकते हैं। शेड्यूल जल्दी काम कर लिया तो एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे। टेक्निकल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तो आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। यानी ये इस तरह के डिफरेंट जो मेट्रिक्स हैं वो आप बना सकते हैं, और उन पे अगर परफॉर्मेंस अच्छी है सेलर की तो बायर जो है वो एक इंसेंटिव देगा, एक्स्ट्रा पैसे देगा। परफॉर्मेंस टारगेट्स आर एस्टेब्लिश्ड एट द आउटसेट। ये शुरू में बता दिया जाता है परफॉर्मेंस टारगेट, बाद में नहीं होता कि अच्छा चलो तुमने इतना काम कर लिया तो मैं ऐसे कर लूँ। ये शुरू में आप डिसाइड करके रखते हैं। एंड द फाइनेंशियल फाइनल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज डिटर्मिन्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल वर्क बेस्ड ऑन द सेलर्स परफॉर्मेंस। कि जो फाइनल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो एंड पे बनेगी, उसके अंदर पता होगा कि कितने पैसे जो हैं वो एक्स्ट्रा इंसेंटिव के तौर पे दिए गए हैं या काटे गए हैं। Under fixed price incentive fee contracts, a price ceiling is set, and all costs above the price ceiling are the responsibility of the seller who is obligated to complete the work। कि एक मैक्सिमम प्राइस जो है वो भी पहले सेट कर ली जाती है। कॉन्ट्रैक्ट है वो, और जो सेलर है वो बहुत ज़्यादा ही पैसे जो है वो बनाता जाए, तो एक सीलिंग प्राइस जो है वो सेट कर दी जाती है, और उसके ऊपर अगर खुदा ना खास्ता को खर्चा हो जाए तो वो सेलर ही बेयर करेगा। फिक्स प्राइस विद इकोनॉमिक प्राइस एडजस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कि नॉर्मली हम यूज़ भी करते हैं, कि जो आप प्राइस एडजस्टमेंट के जो फार्मूलाज हैं वो पहले से डिफ़ाइन कर देते हैं, और आप जो भी कुछ आइटम जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं कि अगर इनकी प्राइस चेंज होगी तो वो हम प्राइस एडजस्टमेंट में डालेंगे। तो विद द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा तो फिक्स प्राइस तो वहीं पे रहेगी, लेकिन जिन मटेरियल्स को आपने पहले से फाइनलाइज किया हुआ था कि इनकी प्राइस अगर कम या ज़्यादा होगी तो हम उसको एडजस्ट करेंगे, तो वो आप साथ साथ करते जाएंगे। दिस कॉन्ट्रैक्ट टाइप इज़ यूज वेन एवर द सेलर्स परफॉर्मेंस पीरियड स्पैन्स अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ ईयर्स एज इज डिजायर्ड विद मैनी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स। कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, लंबा चलेगा, तो उसके अंदर आप प्राइस एडजस्टमेंट जो है वो इनकॉर्पोरेट करेंगे। प्राइस एडजस्टमेंट का मतलब है कि मटेरियल की प्राइस विद टाइम चेंज हो रही है और वो मटेरियल बहुत ज़्यादा यूज़ होगा उस प्रोजेक्ट के अंदर। जैसे स्टील, अगर आप कंस्ट्रक्शन की एग्जांपल लें तो स्टील जो है वो अक्सर प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, कंक्रीट के प्रोजेक्ट्स में। तो आप स्टील के जो है वो एक प्राइस सेट कर देंगे और आप कहेंगे कि ये जैसे जैसे कम या ज़्यादा उसका रेट होता जाएगा तो हम प्राइस जो है वो एडजस्ट करते जाएंगे। इट इज़ अ फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। वैसे चीज़ों की प्राइस जो है वो फिक्स होगी, बट विद अ स्पेशल प्रोविजन अलाउइंग फॉर प्री डिफाइंड फाइनल एडजस्टमेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ड्यू टू चेंज कंडीशंस। कि आप पहले से डिफाइन कर देंगे कि कौन कौन से मटेरियल्स, कौन कौन से पैरामीटर्स चेंज होंगे तो प्राइस जो है वो कम या ज़्यादा होगी। जिसकी एग्जांपल है कि इन्फ्लेशन चेंजेस, महंगाई बढ़ गई है, कॉस्ट इंक्रीजेस मटेरियल की फॉर स्पेसिफिक कमोडिटीज़ की, कोई ख़ास चीज़ों की कॉस्ट बढ़ गई है या कम हो गई है, तो उसके मुताबिक एडजस्टमेंट होती रहेगी। लेकिन ओवरऑल जो प्राइस है वो फिक्स है। सिर्फ कुछ चीज़ों को जिनको आप पहले से डिफ़ाइन कर देंगे वो उनकी प्राइस जो है वो वेरिएबल होगी। आगे जो दूसरी टाइप है कॉस्ट रीइंबर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। पहले था फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर हमने 4 मज़ीद डिफरेंट टाइप्स देखी। आगे है कॉस्ट रीइंबर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। This category of contract involves payments, cost reimbursements to the seller for all legitimate actual costs incurred for completed work, plus a fee representing seller profit। कि जो भी खर्चा आया वो रीइंबर्स होगा, प्लस जो प्रॉफिट पहले से डिसाइडेड होगा वो पे किया जाएगा। तो उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को कॉस्ट रीइंबर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। ये वाले टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है नॉर्मली उन प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ होता है जिसके अंदर स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता कि असल में चीज़ क्या बनानी है, बिल्कुल क्लियरली स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता। कॉस्ट रीइंबर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स में ऑल्सो इंक्लूड फाइनेंशियल इंसेंटिव clauses whenever the seller exceeds or falls below defined objectives such as cost, schedule और technical performance targets।
इसके अंदर भी आप फाइनेंशियल इंसेंटिव रख सकते हैं। 3 of the more common types of cost reimbursable contracts in use are cost plus fixed fee, कि जितनी कॉस्ट आएगी प्लस फिक्स्ड फी। फिर है कॉस्ट प्लस इंसेंटिव फी एंड कॉस्ट प्लस अवार्ड फी। A cost reimbursable contract provides the project flexibility to redirect a seller whenever the scope of work cannot be precisely defined at the start and needs to be altered, or when high risks may exist in the effort। कि ऐसा प्रोजेक्ट जिसको आप क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते कि उसके अंदर काम क्या करना है, उसके लिए ये ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। अब ये जो तीन हैं, कॉस्ट प्लस फिक्स्ड फ़ी, कॉस्ट प्लस इंसेंटिव फ़ी और अवार्ड फ़ी, ये यहाँ पे देखते हैं। The seller is reimbursed for all the allowable costs for performing the contract work and receives a fixed fee payment calculated as a percentage of the initial estimated project cost. A fee is paid only for completed work and does not change due to seller performance. Fee amounts do not change unless the project scope changes. अगर स्कोप चेंज होगा तो फिर फ़ी चेंज होगी, अदरवाइज़ वही रहेगी जो पहले से डिसाइडेड है। फिर है कॉस्ट प्लस इंसेंटिव फी कॉन्ट्रैक्ट्स। The seller is reimbursed for all allowable costs for performing the contract work and receives a predetermined incentive fee based upon achieving certain performance objectives as set forth in the contract। कि शुरू में जो डिसाइड कर लिया होगा कि ये काम अगर कर लेंगे तो फिर इतना इंसेंटिव आपको मिलेगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे ऊपर हमने डिस्कस किया है, सिर्फ यहाँ पे यह है कि जो कॉस्ट है वो जितनी लगेगी उसके मुताबिक वो वाले पैसे वापस होंगे प्लस इंसेंटिव मिलेगा। In CPIF contracts, if the final costs are less or greater than the original estimated cost, then both the buyer and seller share costs from the departures based upon a pre-negotiated cost sharing formula। कि जो पहले एस्टिमेट किया था उससे अगर कॉस्ट कम या ज़्यादा हो जाए तो पहले से एक डिसाइडेड फार्मूला होगा, उसके मुताबिक कॉस्ट जो है वो बायर और सेलर शेयर करेंगे आपस में। जो पहले से डिसाइडेड फार्मूला होगा वो यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि 80-20 स्प्लिट ओवर या अंडर टारगेट कॉस्ट बेस्ड ऑन द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द सेलर। कि 80% जो है वो बायर करेगा और 20% जो है वो सेलर करेगा, और उसके मुताबिक जो है जो भी कॉस्ट कम या ज़्यादा होगी वो शेयर हो सकती है। कॉस्ट प्लस अवार्ड फी कॉन्ट्रैक्ट्स। The seller is reimbursed for all legitimate costs, but the majority of the fee is earned only based on the satisfaction of certain broad subjective performance criteria defined and incorporated into the contract. The determination of fee is based solely on the subjective determination of seller performance by the buyer and is generally not subject to appeals। यानी ये इसी तरह ही है कि आप कोई काम करा लेते हैं, जितना खर्चा होगा वो तो देगा बायर, लेकिन उसके ऊपर कितने पैसे देने हैं वो अगर सेटिस्फाई होगा तो वो फिर देगा, अदरवाइज़ जो है वो उसके ख़िलाफ़ कोई अपील नहीं हो सकती। और नॉर्मली ये जो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं होता। ये सिंपल उसी तरह ही है जिस तरह आपने घर में कोई काम कराया तो उसके ऊपर कितने पैसे देने हैं वो आप खुद ही उसको बता दें, और अगर कोई बहस हो सकती है तो वो अपील नहीं होगी। फिर है टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स। टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अ हाइब्रिड टाइप ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट। हाइब्रिड का मतलब मेल मिला के बनाए में। दैट कंटेन एस्पेक्ट्स ऑफ बोथ कॉस्ट रीइंबर्सेबल एंड फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स। दोनों तरह के एस्पेक्ट जो हैं इसके अंदर आएंगे। They are often used for staff augmentation, acquisition of experts, and any outside support when a precise statement of work cannot be quickly prescribed। कि आप बहुत जल्दी जो है वो नहीं बता सकते कि आपने काम क्या करवाना है, लेकिन आपको पता है कि आपको कुछ लोगों की ज़रूरत है, आपने स्टाफ जो है वो एक्वायर करना है, तो उसके लिए आप ये काम जो है वो कर सकते हैं। यानी उस सिंपल एग्जांपल ये है कि वैसे आपको कोई हायर कर लिया जाए, लेकिन आपको कहा जाए कि अगर ये काम आएगा, अगर आपसे ये काम करवाया गया तो आपको फिर इतने पैसे जो हैं वो दिए जाएंगे। These types of contracts resemble cost reimbursable contracts in that they can be left open-ended and may be subject to a cost increase for the buyer। कि ये ज़्यादा करीब है कॉस्ट रीइंबर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट के, क्योंकि ये तकरीबन ओपन एंडेड हैं और अब कॉस्ट जो है वो बढ़ सकती है बायर के लिए बाद में।
The full value of the agreement and the exact quantity of items to be delivered may not be defined by the buyer at the time of contract award, कि जब award किया जा रहा है contract तब ज़रूरी नहीं है कि exact बताया जाए कि कितना काम करवाया जाएगा. Thus, time and material contracts can increase in contract value as if they were cost reimbursable contracts. Many organizations require not to exceed values and time limits placed in all T&M contracts to prevent unlimited cost growth. तो इसको समझने के लिए आप सिंपल कह सकते हैं कि कोई भी फॉर एग्जांपल आपने कोई सामान मलबा उठवाना है तो आप कह सकते हैं किसी एक ट्रॉली वाले से अगर आप बात कर लें कि पर मलबा उठाते हुए एक ट्रॉली पे तुम्हें इतने पैसे मैं दूंगा और ये तुमने उठाने हैं. अब उसको नहीं पता कि कितनी ट्रॉलियाँ उठाई जाएंगी या कितना मलबा है, लेकिन जब तक मैं करता रहूँगा तुमने ये उठाना है और मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा. तो ये तो एक तरह से ओपन एंडेड है. इसके अंदर जो है वो ये नहीं पता कि कहाँ तक कॉस्ट जाएगी या कहाँ तक नहीं जाएगी, लेकिन ये है कि एक लिमिट जो है वो सेट की जा सकती है. आगे आगे जी टूल्स एंड टेक्निक्स के प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट को प्लान कैसे करना है. जाहिर है कि जब आपने उसकी नीड पहले निकालनी है तो फिर ही आप उसको प्लान करेंगे. इनपुट्स आपकी ऊपर से आ गई जिसके अंदर आपने देख लिया कि क्या क्या रिक्वायरमेंट थी, रिसोर्स रिक्वायरमेंट, WBS, आपका प्रोजेक्ट का जो स्कोप है वो सारा कुछ आ गया. इन इर्द गिर्द के जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जो आपके ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स हैं, वो सारा आपने देख लिया. तो अब उसके बाद आप उसको प्लान करने लगें. प्लान करने के अंदर पहला एक एनालिसिस है मेक और बाय एनालिसिस, कि आपको जो भी ज़रूरत है जो आप प्रोक्योर करना चाह रहे हैं बाहर से, आप उसके बारे में सोचेंगे कि क्या वो हम खुद बना सकते हैं यानी मेक, या हमें वो ख़रीदना पड़ेगा यानी बाय. तो मेक और बाय एनालिसिस के आप बनाएंगे या ख़रीदेंगे, किस में फ़ायदा है. तो आप जब वो एनालिसिस करेंगे तो फिर आपको आइडिया होगा कि हमें मेक करना चाहिए यानी वो काम खुद ही करना चाहिए, या आपको कहीं से प्रोक्योर कर लेना चाहिए. तो इसको आपने खुद ही पढ़ना है और देखना है कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, लेकिन इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो आपके अपने ज़हनों में खुद से क्रिएट होनी चाहिए कि कोई भी काम है आप अगर उसको खुद करें तो क्या उसके पैरामीटर स्टडी करने चाहिए कि क्या वो खुद करें तो क्या वो क्वालिटी वाइज सही होगा, कॉस्ट वाइज सही होगा, या जो उसका पर्पज़ है वो फुलफ़िल करेगा, या हम उसको कहीं से प्रोक्योर कर लें तो पैसे हो सकता है ज़्यादा लग जाएं या कम लगें जैसे भी, लेकिन काम बेहतर हो जाएगा. तो इस तरह की चीज़ें आपने इसको पढ़ना है और अपने एग्जांपल्स अपने तौर पे सोचनी है. फिर है एक्सपर्ट जजमेंट, कि प्रोक्योरमेंट के हवाले से जो भी एक्सपर्ट्स हैं, जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, वो सारे मिल के बैठेंगे और डिस्कस करेंगे कि ये काम हमें प्रोक्योर करना चाहिए या नहीं, और अगर करना है तो किन नौइयत पे करना. मार्केट रिसर्च, कि मार्केट का आपको पता होना चाहिए कि जो भी आप प्रोक्योर करने लगे हैं, चाहे वो प्रोडक्ट है, सर्विस है या कोई रिज़ल्ट है, वो मार्केट में किस किस तरह के लोग दे रहे हैं, और वो हमसे अच्छी दे रहे हैं या बुरी दे रहे हैं, या हमसे सस्ती दे रहे हैं या महंगी दे रहे हैं. मीटिंग्स करेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे कि क्या आपने करना. आउटपुट्स, यानी जब आपने प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट प्लान करना है उसकी आउटपुट क्या होगी, कि कौन किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करना है. रिस्क मैनेजमेंट इश्यूज बनेंगे जो है वो आपको पता चल जाएंगे कि कौन कौन सा रिस्क हो सकता है, उसको मैनेज कैसे करना है. इंडिपेंडेंट एस्टिमेट जो हैं वो यूज़ होंगे, या इवैल्यूएशन क्राइटेरिया आपने रखना है. इवैल्यूएशन क्राइटेरिया का मतलब है कि आप जो भी प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको आपने सेलेक्ट कैसे करना है. सेलेक्ट आपने सिंपल उसकी जो लोएस्ट बिडर होगा उस पर कर लेना है, एस्टिमेट्स पे कर लेना है, या आपने ये भी वैल्यूएट करना है कि वो टेक्निकली कितना साउंड है वो ऑर्गेनाइजेशन. Those actions the project management team can take unilaterally if the performing organization has a prescribed procurement, contracting और purchasing department. प्रोजेक्ट टीम जो है वो कितनी आज़ाद है, वो कितने फ़ैसले जो है वो यूनिलैटरली कर सकता है इन केस ऑफ प्रोक्योरमेंट. अगर वो इतनी आज़ाद नहीं है तो फिर ज़ाहिर है उनको डिस्कशन करनी पड़ेगी. तो ये भी उनको पता चल जाएगा इस सारी प्लानिंग के बाद कि उन्होंने किस किस काम के लिए कॉन्ट्रैक्टिंग डिपार्टमेंट या परचेजिंग डिपार्टमेंट से डिस्कशंस करनी है. स्टैंडर्डाइज प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट, कौन से प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट हैं जिनको यूज़ करना है उनको स्टैंडर्डाइज किया जाएगा. मैनेजिंग मल्टीपल सप्लायर्स, किस मल्टीपल सप्लायर्स को कैसे मैनेज करना है. कोऑर्डिनेटिंग प्रोक्योरमेंट विद द अदर प्रोजेक्ट एस्पेक्ट्स सच एज शेड्यूलिंग एंड परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग.
Any constraints and assumptions that could affect planned procurements, क्या ऑब्स्टिकल्स हैं वो भी देखने हैं. हैंडलिंग द लॉन्ग लीड टाइम्स to purchase certain items from sellers and coordinating the extra time needed to procure these items with the development of the project schedule. कि ऐसे प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस जो लंबे अरसे तक चलने हैं प्रोजेक्ट में, तो उसके अंदर रिलेशनशिप कैसे बनाना है सेलर के साथ. और हैंडलिंग द मेक और बाय डिसीजन एंड लिंकिंग दैम इनटू द एस्टिमेट एक्टिविटी रिसोर्सेज एंड डेवलप शेड्यूल प्रोसेसेस, के जो मेक और बाय एनालिसिस करके जो आपको आंसर्स मिले हैं उनको आपने अपने पहले वाले एस्टिमेट्स के साथ कैसे लिंक करना है. सेटिंग द शेड्यूल डेट्स इन ईच कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरेबल्स, कॉन्ट्रैक्ट की जो डिटेल्स हैं वो आपने सारी सेट करनी है. आइडेंटिफाइंग रिक्वायरमेंट्स फॉर परफॉर्मेंस बॉन्ड्स और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स टू मिटिगेट सच सम फॉर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट रिस्क. ये बॉन्ड्स आपने पहले पढ़ ली हुई हैं. परफॉर्मेंस बॉन्ड क्या होती है, इंश्योरेंस बॉन्ड होती है, वो कैसे करनी है वो भी आप इसके अंदर डालेंगे. डिफरेंट वेंडर्स या डिफरेंट सेलर्स के लिए डिफरेंट तरह की बॉन्ड्स आप रख सकते हैं. Establishing the direction to be provided to the sellers on developing and maintaining a WBS, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आपने सेलर्स को देनी है वो बनाएंगे. फॉर्म एंड फॉर्मेट जो प्रोक्योरमेंट के लिए यूज़ होगा वो बनाएंगे. ये बेसिकली जो ऊपर डॉक्यूमेंट्स हैं उन वो भी यही चीज़ें हैं. आइडेंटिफाइंग प्री क्वालिफाइड सेलर्स को आपने आइडेंटिफाई करना है. अगर पहले से मौजूद हैं तो उनको देखना है, यूज़ करना है, या नए दोबारा आइडेंटिफाई करने हैं. Procurement metrics to be used to manage contracts and evaluate sellers. फिर आगे आ गया. A procurement management plan can be formal or informal, can be highly detailed, broadly framed and is based upon the needs of each project. फिर है procurement statement of work. पहले यहाँ पे आउटपुट के अंदर एक चीज़ है प्लान, प्रोजेक्ट procurement management plan, और फिर है सेकंड procurement statement of work. Statement of work क्या है? For each procurement is developed from the project scope baseline and defines only that portion of the project scope that is to be included within the related contract. कि जो भी आपने सारा प्लान तो बना लिया लेकिन अब उसके अंदर डिफरेंट तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्लूड होंगे जो डिफरेंट तरह के सेलर्स के साथ हो सकते हैं. तो हर सेलर के लिए प्रोजेक्ट स्टेटमेंट ऑफ वर्क जो है वो बनेगी, प्रोक्योरमेंट स्टेटमेंट ऑफ वर्क जो है वो बनेगी. The procurement statement of work describes the procurement item in sufficient detail to allow prospective sellers to determine if they are capable of providing the product, services, or results. Sufficient detail can vary based on the nature of the item, needs of the buyer, or the expected contract form. Information included in a statement of work can include specifications, quantity desired, quality levels, performance data, period of performance, work location, and other requirements. तो ये सारी चीज़ें जो हैं स्टेटमेंट ऑफ वर्क के अंदर आएंगी, और ये स्टेटमेंट ऑफ वर्क जो है वो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए यानी डिफरेंट सेलर्स के लिए डिफरेंट हो सकती है और डिफरेंट फॉर्मेट्स यूज़ हो सकते हैं इसके अंदर. और जो तीसरी चीज़ है वो है प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स बनेंगे. ये भी आप लोग पहले देख चुके हैं. प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या एग्जांपल्स हैं. जो प्री क्वालिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो प्रपोजल्स के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए जैसे रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल. कुछ जो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको हम वहाँ पे बिडिंग डॉक्यूमेंट कहते थे, लेकिन बेसिकली बिडिंग डॉक्यूमेंट जो हैं वो सारे ही कहलाते हैं. जैसे नीचे एग्जांपल्स गिवन है. रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, रिक्वेस्ट इनविटेशन फॉर बिड भी आपने देखा है. रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भी आपने देखा है फॉर कंसल्टेंट, और रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन. ये सारी चीज़ें, टेंडर नोटिस, इनविटेशन फॉर नेगोशिएशन वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट कहलाती हैं, और ये आपकी आउटपुट होगी इन प्लान प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट. फिर जो चौथी आउटपुट है वो है सोर्स सिलेक्शन क्राइटेरिया. सोर्स सिलेक्शन का मतलब है, सोर्स का मतलब सेलर, कि आप किस तरह का सेलर जो है वो अपनी चीज़ों को प्रोक्योर करने के लिए उसको सेलेक्ट कर रहे हैं. तो सोर्स को सेलेक्ट करने का क्या क्राइटेरिया, जिस तरह मैंने पहले एग्जांपल दी कि सिंपल आपने सिर्फ उसका लोएस्ट बिड जो कॉस्ट है वो देख के डिसाइड कर लेना, या आपने कोई टेक्निकल एवेल्यूशन भी करनी है उसकी, कि वो जो भी उसकी टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ हैं उसके भी कोई ना कोई मार्क्स रखने हैं. तो वहाँ यहाँ पे सोर्स सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप इंक्लूड कर सकते हैं
अंडरस्टैंडिंग ऑफ नीड, कि जो सेलर है वो आपकी प्रोक्योरमेंट स्टेटमेंट ऑफ वर्क को कितना अच्छी तरीके से समझा है, और उसके मुताबिक वो जब आपको प्रपोजल देगा तो आप उसके अंदर ये चीज़ें डालेंगे कि मेथडोलॉजी बताओ या कैसे काम करोगे। उसने अगर सही समझा होगा तो वो अच्छी मेथडोलॉजी बताएगा कि काम कैसे करेगा वो। ओवरऑल और लाइफ साइकिल कॉस्ट, कि उसको आइडिया है कि वो जो काम करने लगा है वो कितने पैसों में करेगा, वो जो उसकी कॉस्ट एस्टिमेट्स हैं वो रियलिस्टिक हैं या नहीं। टेक्निकल कैपेबिलिटी के जो सेलर है, प्रोस्पेक्टिव सेलर, वो जो काम आपने करवाना है उसको करने के लिए उसके पास प्रॉपर स्किल्स हैं, टेक्निकल कैपेबिलिटी है या नहीं। रिस्क जो है वो कैसे उसको जो है वो मिटिगेट कर सकता है, सेलर इस काबिल है कि वो रिस्क जो है वो बर्दाश्त कर सके या नहीं। मैनेजमेंट अप्रोच, कि जो सेलर है वो उसकी मैनेजमेंट अप्रोच किस तरह की है, वो उसकी रेप्यूट कैसी है पहले इस इन मामलों में। टेक्निकल अप्रोच, के वो उसके पास टेक्निकल लोग ऐसे हैं जो प्रोफेशनल तरीके से काम कर सकें, और उसने पहले इस तरह के काम किए हुए हैं तो फिर ही वो बेहतर काम कर सकता है। वारंटी, कि जो फाइनल चीज़ बनेगी क्या वाकई वो अच्छी चीज़ बना सकता है या नहीं, इसकी क्या वारंटी है। फाइनेंशियल कैपेसिटी, उसके पास इतने पैसे हैं कि वो जो आपने काम करवाना है वो कर सके या नहीं। प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड इंटरेस्ट, कि जो कई दफ़ा आपने देखा होगा कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं वो काम तो कर देती हैं ख़ासतौर पे दुकान वालों पे, लेकिन उस वक्त उनके पास टाइम नहीं होगा तो वो आपको कह देंगे कि मेरे से नहीं होता। लेकिन आपको अगर वो हाँ कर दें और उनके पास कैपेसिटी उस वक्त ना हो तो फिर आपको बाद में परेशानी होती है। तो ये चीज़ें भी आप सोर्स सिलेक्शन क्राइटेरिया में आप डाल सकते हैं। बिजनेस साइज एंड टाइप, कि वो किस तरह का काम कर रहा है, आपके जो प्रोक्योरमेंट है उससे रेलेवेंट काम है भी या नहीं। पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ सेलर्स, उसने जो पहले प्रोजेक्ट किए हैं उसके पास एक्सपीरियंस कैसा है, जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स हैं या सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट्स हैं उसके पास वो हैं या नहीं। रेफरेंसेस, के जो उसने पहले से काम किए हैं वो उसके बारे में क्या रेफ़र करते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब है कि जो भी काम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उसके राइट्स किसके पास हैं। क्या वो राइट्स अपने पास रखेगा सेलर, या वो बायर जो उससे काम करवा रहा है वो प्रॉपर्टी राइट्स जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो उसके होंगे। तो ये भी आप पहले से डिसाइड करेंगे। प्रोप्राइटरी राइट्स, कि जो ये भी उसी तरह ही है कि प्रोप्राइटरी राइट्स जो हैं वो बेसिकली फ़िज़िकल चीज़ों के लिए होते हैं, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं वो सर्विसेज या नॉलेज के हवाले से चीज़ों के लिए होते हैं। फिर है मेक और बाय डिसीजंस, ये बेसिकली मेक और बाय एनालिसिस की वजह से जो डिसीजन बनेंगे वो मेक और बाय डिसीजन हो जाएंगे, ये आउटपुट आ जाएगी। और चेंज रिक्वेस्ट, कि अगर कोई चेंज आनी है तो वो भी आप के सामने आ जाएगी, और आपके जो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपडेट हो जाएंगे। फिर आ जाएगा कंडक्ट प्रोक्योरमेंट, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।